साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब इसको डिस्कस करें उसके पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है तो जाहिर सी बात है कि वो मिल के बना होगा सेल से, और इस सेल से जब मिल के बना है तो इस सेल को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, फूड की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें क्या होगा कि ये बगल में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा वो डायरेक्टली वो न्यूट्रिशन वो ले लेगा। तो इसमें कोई दूर से न्यूट्रिशन आने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें कि जो बहुत सारी सेल से ऑर्गेनिज्म बना है, उसमें ज़रूरत पड़ती है सर्कुलेशन की। और सर्कुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि मान लीजिए कि वो ऑर्गेनिज्म का जो फूड है वो यहाँ से जा रहा है, फूड इस रास्ते से जा रहा है, और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है इस सेल को। तो इस सेल के पास न्यूट्रिशन जो पहुँचेगा तो किस माध्यम से? सर्कुलेशन के माध्यम से पहुँचेगा। तो उसी तरह ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो होता है मिलियंस ऑफ सेल से बना होता है, और जब मिलियंस ऑफ सेल से बना है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक सिस्टम होगा सर्कुलेशन का, तभी तो सर्कुलेट कर पाएगा। और बात यहाँ पे सिस्टम की हो रही है, मतलब कई चीज़ें साथ में मिल के काम कर रही हैं। तो जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि ह्यूमन में जो सेल के पास न्यूट्रिशन पहुँचाने का जो सिस्टम है वो उसमें कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो ब्लड पार्टिसिपेट करता है जो कि एक टिश्यू होता है, दूसरा ब्लड वेसल्स काम करती हैं, और तीसरा हार्ट काम करती हैं। ऐसे आसान भाषा में जल्दी से हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये एक सेल है और इसके लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिशन होंगे वो न्यूट्रिशन ले जाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। मतलब कि ब्लड जो होता है एक फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड में सेल से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इस सेल को जो चीज़ें ज़रूरी है वो ब्लड के साथ आएगा और इस सेल के पास चला जाएगा। और दूसरी बात क्या होती है कि सेल का जो वेस्टेज निकलेगा वो भी सीधा चला जाएगा ब्लड में। मतलब सेल के लिए यूजफुल चीज़ें और सेल से जो रिमूव होगी वेस्टेज वगैरह वो भी क्या होगी? ब्लड में ही होगी। दूसरी बात हम समझ लेते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या है। ये जो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए पतली पतली पाइप, आर्टरी और वेन्स होंगी, वो होगी ब्लड वेसल, उनको हम ब्लड वेसल बोलते हैं। और तीसरी बात, ये अपने आप तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं जाएगा, तो इसको पंप करने के लिए कोई चाहिए, तो उसको पंप करने के लिए हार्ट काम करता है। मतलब कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। सिस्टम कहा जाने का मतलब ये है कि कई जब मिल के साथ में काम कर रहे हैं तो एक सिस्टम बन जा रहा है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्लड को। ब्लड क्या होता है? तो वैसे पहले ही आपको पता होगा, क्लास 9th में ही शायद बताया गया होगा कि ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब एक लिक्विड है और उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, इस वजह से उसको टिश्यू भी बोला जाता है। अब देखते हैं हम कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये बात याद रखना। आप ये भी कह सकते हो कि स्पेशल टाइप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ये कंटेन करता है सेल से रिलेटेड सारी चीज़ों को। आप ऐसे समझ सकते हो कि सेल में क्या क्या है, ब्लड में क्या क्या है। आप मान लीजिए कि एक 100 ml का टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। 100 ml का टेस्ट ट्यूब लिए और इसमें आप 100 ml ब्लड भर दिए। और ब्लड को आप कभी भी अगर फेंक दीजिएगा, कहीं गिर जाता है तो उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का बन जाता है। तो इस 100 ml ब्लड में हम थोड़ा सा एंटी कोगुलेंट मिला देंगे, मतलब कि जो थक्का ना बनने दे। ठीक है, एक ऐसा केमिकल इसमें ऐड कर देंगे जिससे इसमें ब्लड का थक्का ना बनने पाए। अब उसको ऐड करने के बाद जब हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें ब्लड का जो आरबीसी होता है वो आरबीसी सबसे ज़्यादा भारी होता है, एक तरह से वेट उसका ज़्यादा होता है, तो नीचे सेटल हो जाता है। मतलब कि नीचे क्या चीज़ है?
आरबीसी है। और दूसरी बात है, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे आसानी से। दूसरा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गया। और तीसरा होता है इसमें प्लाज्मा, मतलब कि आप चौथा मान सकते हैं इसको। आप ऐसे देख रहे हैं कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी का परसेंटेज जो होता है ये लगभग 45%, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट 45 नहीं होता है, ये 44 भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, हम प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा 55%, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत परसेंटेज इधर उधर हो सकता है। और अप्रॉक्स 1% जो होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। अब एक एक का काम समझ लेते हैं। ब्लड में जो भी चीज़ें हैं उनका हम काम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आरबीसी को। आरबीसी क्या है, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, एक तरह से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, आरबीसी का काम है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन होगा, वही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। और इसका कलर रेड होता है, इस वजह से ये रेड दिखती है, रेड ब्लड सेल्स बोली जाती है। दूसरी बात आती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जो होती है ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती है, मतलब कि हमारी बॉडी पे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी अटैक कर रहा है तो उससे फाइट करने के लिए हमारी डब्ल्यूबीसी काम करती है। तीसरी बात आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होती है, जब हमें कभी भी चोट लग जाती है, कहीं पे कट लग जाता है, तो आप वैसे ही देखते हो कि वो 2 मिनट में ब्लड निकलना वहाँ से बंद हो जाता है। तो ब्लड निकलना बंद हो जाता है तो इसका मतलब उस जगह पे ब्लड को क्लॉट करने का काम, निकलने से रोकने का काम कर रही है प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ें हो गई। और प्लाज्मा, अब प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा में लगभग 88 to 92% जो होता है ये होगा वाटर। और इसी प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, इसी में ग्लूकोज होगा। मतलब सेल के लिए जो भी रिक्वायर चीज़ें होगी, ग्लूकोज, प्रोटीन, वाटर, और आप कह सकते हैं कि हार्मोन्स जो भी होते हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर ऐड होती है, प्लाज्मा के अंदर ऐड होती हैं। ये हो गया ब्लड का कंपोनेंट, इतना होता है ब्लड का कंपोनेंट। अब उसके बाद जब हम ब्लड को समझ लेते हैं तो ब्लड किस पाइप के थ्रू सर्कुलेट करता है हम उसको समझते हैं। मतलब हम आप समझेंगे ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स ये क्या है कि आप वैसे ही देखते हो कि बॉडी पे जो ब्लड को सर्कुलेट करने वाली पतली पतली पाइप होती हैं उन्हें हम ब्लड वेसल बोलते हैं। और ये ब्लड वेसल जो होती हैं ये मेनली देखा जाए तो ये 2 टाइप से डिवाइड की जाती हैं। एक तो होती है आर्टरी और दूसरा होती है वेन। आर्टरी और वेन क्या हैं हम समझते हैं इसको। आर्टरी जो होगी ये ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाती है। मतलब कि हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा, हार्ट की मैकेनिज्म अभी बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। आर्टरी जो होती है ये हमेशा हार्ट से ब्लड को आउट ले जाती है। और वेन जो होगी ये वेन हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ ले आएगी, ठीक है। फ्रॉम दी हार्ट मतलब कि हार्ट से आउटसाइड ले जाने का काम, और टुवार्ड्स दी हार्ट इसको कौन करेगा, वेन करेगा। 2 बातें हो गई। और ये पहला डिफरेंस हो गया आर्टरी और वेन में। सबसे बड़ा डिफरेंस, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप इसको हमेशा के लिए याद रखना कि वेन हमेशा वो होगी जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले आएगी और आर्टरी हमेशा वो होगी जो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाएगी। दूसरा इसका डिफरेंस क्या होता है कि आर्टरी जो होती है, आर्टरी होती है डीप सीटेड,
और वेन जो होगी ये सुपरफिशियल होगी। डीप सीटेड और सुपरफिशियल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम जो देखते हैं ये नस जो ऊपर की तरफ दिख रही है एकदम ऊपर की तरफ सुपरफिशियल है, तो इसको हम बोलते हैं वेन। लेकिन हमें आर्टरी ऊपर से देखने पे नहीं दिखती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये डीप सीटेड है। मतलब कि वेन ऊपर की तरफ होगी और आर्टरी जो होगी वो अंदर की तरफ होगी। थर्ड जो आता है कि आर्टरी जो होती है इसमें स्मॉल ल्यूमेन और वेन जो होगी इसमें लार्ज ल्यूमेन। ये क्या होता है हम ल्यूमेन को समझ लेते हैं कि सपोज करिए कि ये आर्टरी है और ये है वेन। आर्टरी जो होती है इसमें जो बीच का स्पेस होता है जिससे ब्लड बह रहा है ये स्मॉल होता है, मतलब पतला होगा। जबकि अगर हम वेन को देखेंगे तो वेन में जो बीच का स्पेस होता है ये बड़ा होता है। आप ऐसे देख सकते हो कि ये मान लो कि वेन है तो इसमें ल्यूमेन जो होगा बीच में, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काटते हैं तो ये ज़्यादा स्पेसियस होगा और इसमें जो स्पेस होगा वो कम होगा। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि स्मॉल ल्यूमेन किस में है, आर्टरी में है, और लार्ज ल्यूमेन जो है वो वेन में है। तो स्मॉल ल्यूमेन होने के कारण आर्टरी में ब्लड का जो प्रेशर होता है कंपेयर टू वेन ज़्यादा होता है और वेन में ब्लड का प्रेशर कम होता है। हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ें पतली होगी, नैरो स्पेस होगा, उसमें ज़्यादा प्रेशर से चीज़ें जाएगी, और अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो उसमें प्रेशर कम होगा। ये हो गया, 3 डिफरेंस हो गया। और चौथा डिफरेंस आप ये कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन के साथ होता है ये डिफरेंस, कि आर्टरी जो होती है ये कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको भी समझ लेते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। कि अगर लंग्स से, हम लंग्स को पहले आपको बता चुके हैं, लंग्स में जब ऑक्सीजन आती है तो वो ऑक्सीजन सीधा एंट्री कर जाती है ब्लड में, और ब्लड के साथ हार्ट में जाके वो सेल के पास जाती है, और सेल से वो लौट के फिर से ब्लड में आती है, और ब्लड के साथ फिर से वो लंग्स पे पहुंच जाती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ऑक्सीजन एंट्री किया और ब्लड में मिक्स हो गया तो ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच हो गया। तो ऑक्सीजन रिच जब ब्लड हो जाएगा तो उसे बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरी बात, जब सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला तो वो भी ब्लड में चला गया, और वो ब्लड जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा होगी, मतलब रिच हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, और ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब आप ऐसे वर्ड से, उसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक, 2 हो गया। और इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि एक जो लंग्स से हार्ट की तरफ आर्टरी आती है उसमें लंग्स से हार्ट की तरफ जो वेन आती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आप ऐसे समझिए कि आर्टरी क्या करेगी, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, लेकिन एक आर्टरी होती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के सारी आर्टरी जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। और पल्मोनरी वेन को अगर छोड़ दिया जाए, इसमें भी देख लीजिए कि पल्मोनरी वेन को छोड़ दिया जाए तो सारी वेन्स जो होंगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। ये हो गया
अबाउट ब्लड वेसल्स। आपके दिमाग में अगर ये आए कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, तो जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाली पाइप होती हैं हमारी पूरी बॉडी में नेटवर्क की तरह फैली हैं, वो होती हैं ब्लड वेसल्स। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आर्टरी और वेन जो होती है, इसमें लार्जेस्ट आर्टरी को क्या कहा जाएगा और स्मॉलेस्ट आर्टरी को क्या कहा जाएगा, ये बातें हम समझ लेते हैं। इससे पहले हम समझेंगे आर्टरी को। आर्टरी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन है और स्मॉलेस्ट आर्टरी क्या है। तो हार्ट, इधर मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं कि ये हार्ट है, तो हार्ट से जो मेन ब्रांच निकलेगी, जो ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ ले जाएगी, उसे एओर्टा बोला जाएगा। और एओर्टा जब ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी तो बन जाएगी आर्टरी, और आर्टरी जब आगे जाके सेल्स के पास पहुंच जाएगी तो फिर से पतली पतली पाइप में डिवाइड हो जाएगी, उसे बोला जाएगा कैपिलरी। तो लार्जेस्ट आर्टरी जो होगी वो एओर्टा होगी और स्मॉलेस्ट को हम कैपिलरी बोल देंगे या आर्टीरियोल्स बोलते हैं, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है आपको। दूसरा होता है हार्ट, दूसरा होता है वेन। अब वेन में क्या है कि वेन जो लार्जेस्ट वेन हार्ट में ब्लड को लेके आ रही है उसे बोला जाता है वेना केवा। और जब वेना केवा को आगे देखेंगे, वो जब ब्रांच में डिवाइड होती है तो उसे हम वेन बोलते हैं, और वेन जब लास्ट में डिवाइड होती है तो उसे हम कैपिलरी बोल देते हैं। तो लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, वेना केवा होती है। ठीक, तो ये दो चीज़ें हम इस क्लास में समझ लिए कि ब्लड क्या होता है और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं।